बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और यह जी 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन। स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है जी, प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम ये सीखेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है और इस एक्सरसाइज के अंदर ऐसा कौन सा एक फार्मूला है। ठीक है, एक ही फार्मूला है जिससे ये पूरी एक्सरसाइज समझ लें सॉल्व हो जाएगी। तो वो फार्मूला भी हम देखेंगे और ये भी समझेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट होगा प्रोबेबिलिटी के बारे में वो लाजमी सीखिएगा और उसके बाद अगर लेट्स सपोज आप किसी और क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड दिया होगा। आप जिस भी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं आप उस टाइम कोड की मदद से उस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं और उसको आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक और लिंक दिया होगा जो कि प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट के अंदर सारी एक्सरसाइज सारे चैप्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं। आप जिस भी एक्सरसाइज को समझना चाहते हैं वहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हैं और उसको आप समझ सकते हैं। तो जी बगैर टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इसके लिहाज से मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है, ये बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन मैं आपको 4 पॉइंट बताता हूँ जी। सबसे पहला पॉइंट यह है कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है। इसका सिंपल सा एक मतलब यह है पॉसिबिलिटी। ठीक है, इससे भी मज़ीद सिंपल करें तो इसका दूसरा मीनिंग आप यूँ समझ लें चांस। मैं यहाँ पर ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ आ जाएगा। जैसे जी सपोज आप बाहर जाते हैं तो आप अगर देखते हैं जी, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि क्या बारिश होने के चांसेस हैं या नहीं। आप कुछ आइडिया देखेंगे, आप कहेंगे जी कि आज बारिश होने के 50% चांसेस हैं। ये जो आपने गेस किया है, ठीक है, ये जो आपने एक पॉसिबिलिटी बताई है या चांस बताया है, ठीक है, तो ये एक प्रोबेबिलिटी है बेसिकली। इसी तरह लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट कहता है जी कि आज बारिश होने की कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, चांसेस यानी कि ज़ीरो हैं। तो यहाँ पर अब आप ये कह रहे हैं कि जी अब प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, ज़ीरो है। तो आपने यूँ देखा जी कि प्रोबेबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटी कि किसी चीज़ के होने के कितने चांसेस हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट है, सिंपल सा इसका मीनिंग। दूसरा पॉइंट मैंने ये इसकी डेफिनेशन रखी हुई है कि द मेजर ऑफ चांस ऑफ एन इवेंट। इवेंट मीन कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का होने की जो पॉसिबिलिटी है उसके कितने चांसेस हैं। ठीक है, वो एक प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि इसकी जो वैल्यू है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 0 से 1 तक हो सकती है। मतलब कम से कम 0 है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 है। 0 और 1 के दरमियान ही रहेगी, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या इन दोनों के दरमियान होगी। ये बात भी आपने याद रखनी है। मैं आपको ना इसके हवाले से ना एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। ये कुछ एग्जांपल लिखी भी हुई है, मैं यहाँ पर आता हूँ पहले, फिर आपको ये एग्जांपल भी बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको ये डॉट जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये इसमें देखें आपको लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी क्या है जी, 0 है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसा कोई चीज़ है जिसके कोई चांसेस नहीं है होने के, इम्पॉसिबल इवेंट। तो जब कोई चांसेस है ही नहीं, पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो वहाँ पर हम ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। फॉर एग्जांपल अगर इसके लिए मैं एग्जांपल दूँ, जैसा ये लिखी हुई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ न्यू प्रॉफिट आफ्टर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ 0। मतलब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएंगे। ठीक है, अब ऐसा इवेंट या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। अगर इसको हम परसेंटेज के हवाले से बात करें तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं कि यहाँ पर 0% है जी। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा होता है जी अनलाइकली, तो यहाँ पर आप ये कहते हैं कि चांसेस जो है या पॉसिबिलिटी जो है वो 25% है। अच्छा, नंबर्स के लिहाज से अगर हम बात करें, देखें सपोज 25 अगर टोटल 100% है, तो अगर आप इसी तरह 2025 के अगर 4 हिस्से बनाए तो वो 100 बन जाता है ना। ठीक है, 25 25 25 और 25 टोटल 100 हो जाता है। लेकिन 100 में से 25, तो आप यूं कह सकते हैं कि 1/4। ठीक है, यानी कि जो 25 है वो 4 अगर हो जाएं तो 100 बन जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर जो है ना सिर्फ एक ही 25 है, तो 4 यानी कि 1/4 हो जाएगा। इसको बेशक आप डिवाइड करके भी देखें तो ये 0 और 1 के दरमियान ही रहेगा।
अच्छा, इक्वली लाइकली कहते हैं जी 50% को, ठीक है, यहाँ पर 50% है। और यहाँ पर अगर आप इसी 25 की बात करें तो 25 दो है, ठीक है, 25 और 25 तब जाके 50 होता है। तो आप इसी लिहाज से अगर चलें तो इसको आप ना 2/4 भी कह सकते हैं, मतलब 4 में से 2 हैं, ठीक है। इसको आप मजीद सॉल्व करें तो 1/2 भी हो जाता है, ठीक है। और ये 0 और 1 के दरमियान ही नंबर आएगा। इसी तरह लाइकली जो होता है ये होता है जी 75%, ठीक है। किसी भी चीज़ के होने के कितने चांसेस हैं? 75%। और इसी लिहाज से अगर हम चलें तो ये अब हो जाएगा 3/4। जैसे ये 1/4, ये तो 0 है, फिर 1/4, ये 2/4 को हम 1/2 भी लिख रहे हैं, और ये 3/4। इसके बाद नेक्स्ट जो इवेंट है जी, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्टेन, श्योर इवेंट, मतलब ये लाजमी होगा, हर हाल में ये चीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि इसके चांसेस 4/4 है। अब 4/4 को आप अगर डिवाइड भी करें तो 1 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर परसेंटेज में हम बात करें तो ये होता है जी 100%। यहाँ पर मतलब जैसे इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ये देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सन सेटिंग इन वेस्ट, सूरज ने हर हाल में, अगर सूरज है तो फिर उसने हर हाल में जो है ना वो मगरिब में ग्रुप हो जाना है। तो यहाँ पर अब देखें प्रोबेबिलिटी 1 है। 1 कैसे है? देखें 4/4, ठीक है, तो ये 1 बन जाता है। सो ये कुछ थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है, ये आपने माइंड में रखना है। बाकी जी अभी हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें अब एक्सरसाइज के अंदर भी आपको क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी कि आ लेटर इज चूजन रेंडमली फ्रॉम द वर्ड अल्लाह। अब सपोज कर लें, देखिए अब ये जो वर्ड है अल्लाह, इसके अंदर कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 और 5। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। देखें जी, आप क्या करें कि हर लेटर की एक पर्ची बना लें। अब कितनी बन जाएंगी? टोटल 5। आप यूँ टेबल के ऊपर रख लें। अब उनमें से कोई एक आपने उठानी है, ठीक है। तो बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, सपोज मैं इसकी बात करता हूं पहले कि एच के कितने चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी मीन चांसेस, पॉसिबिलिटी, कि उनमें से उन 5 में से एच के आने के कितने चांसेस हैं। रेंडमली आप कोई भी उठाएंगे। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूं, फिर बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन है, इसी फार्मूला से सारी एक्सरसाइज हल हो जाएगी। अब फार्मूला क्या है जी? देखें ये लिखा हुआ है पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और ई का मतलब है इवेंट। अब इवेंट मतलब सपोज हम इनमें से जब एच देखना चाह रहे हैं, ठीक है, कि एच के कितने चांसेस हैं, तो हमारे लिए एच एक इवेंट हो जाएगा। ये आगे जाके आपको मजीद समझ आ जाती है। अब ये देखें, इसमें लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल का मतलब ये है कि जब आप पार्ट 2 की बात करेंगे तो इसमें एच फेवरेबल हो जाएगा, 3 की बात करेंगे तो इसमें एल हो जाएगा, इधर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो ये चेंज होता रहेगा और ये चीज़ सेम रहेगी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब अब इसके अंदर टोटल लेटर कितने हैं जी? 5 है, 1 2 3 4 और 5। तो चलें जी हम पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले देखें लिखा हुआ है अवावल। ये मैंने हेडिंग बना ली है, सारे पार्ट मैंने लिख लिए हैं, ठीक है, अवावल। अब इसकी हमने देखनी है जी प्रोबेबिलिटी कितने, मतलब वो उनमें से 5 लेटर में से कितने चांसेस हैं वावल के आने के। देखिए सबसे पहले मैंने लिख दिया कि दी वावल इन अल्लाह, जो वर्ड अल्लाह है इसके अंदर वावल कितने हैं जी? वावल क्या होते हैं? AEIOU। अब इसमें जो वावल है वो ए का लेटर है, और ये कितनी दफ़ा आया हुआ है? विच अपीयर्स 2 टाइम। अब ये 2 दफ़ा है, ये और ये। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी आप किस चीज़ की निकालें? अब यहाँ पर ना इवेंट आपका वावल बन जाएगा, ठीक है। आप ई भी लिख सकते हैं, आप वावल भी लिख सकते हैं। अब इसका आपने क्या करना है जी? देखें अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब फेवरेबल आपके लिए वावल है, तो वावल यहाँ पर कितनी दफ़ा आया हुआ है अल्लाह के अंदर? 2 दफ़ा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 2। अब डिवाइड में वो कहता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब हमारे पास 5 है, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर आप कर देंगे 5। तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गई जी वावल की 2/5। और इसका एक सिंपल सा मतलब यह है कि लेट्स सपोज आपको 5 चांसेस दिए जाए, उनमें से 2 चांस हैं आपके वावल के आने के, ठीक है। अब आप इसको मजीद 100 से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो परसेंटेज भी मिल जाएगी, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये सिंपल सा है। अब इसी तरह नेक्स्ट आप वो कह रहा है कि एच के आने के कितने चांसेस हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि दी लेटर एच इन अल्लाह अपीयर्स 1 टाइम, मतलब आप देखें इस वर्ड के अंदर एच कितनी दफ़ा आया हुआ है? ये 1 दफ़ा है। तो यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आपने फार्मूला देख लिया
कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अफेवरेबल आपके लिए जो है वो एच है, एच यहाँ पर कितनी दफ़ा आया हुआ जी, 1 टाइम, डिवाइड बाय टोटल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आपके पास कितनी है 5, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आ गई है जी 1/5। इसी तरह नेक्स्ट अब एल की आपने देखना है, तो एल देखिए लिख दिया दी लेटर एल इन अल्लाह अपीयर्स 2 टाइम। अब ये जो एल लेटर है ये यहाँ पर कितनी दफ़ा आया हुआ जी, 2 दफ़ा, तो यहाँ पर आप जो प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करेंगे एल की वो हो जाएगी 2। अब क्योंकि फेवरेबल देखें ये फार्मूला है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल अब हमारे लिए एल है, वो कितनी दफ़ा नंबर मीन कितनी दफ़ा आया हुआ है जी 2 टाइम, डिवाइड बाय टोटल, टोटल हमने देख लिया वो 5 लेटर्स है, तो ये प्रोबेबिलिटी एल की आ गई है 2/5। अब इसी तरह नेक्स्ट कॉन्सोनेंट, अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कॉन्सोनेंट होते क्या हैं। देखिए आपके जो अल्फ़ाबेट हैं ए बी सी वगैरह, उनके अंदर वावल्स को छोड़ के बाकी सारे जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन अब हमने कॉन्सोनेंट देखने जो वर्ड अल्लाह इसके अंदर, अब इसके अंदर वावल्स को छोड़ के देखें बाकी कितने लेटर हैं, जैसे ये एल, एल और एच, ये 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, 1 2 और 3, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, पहले तो लिखा दी कॉन्सोनेंट इन अल्लाह आर एल एंड एच, एल जो है वो 2 टाइम है, देखें 1 2, और एच जो है वो 1 टाइम है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी अगर हम लिखेंगे कॉन्सोनेंट की, ठीक है जी, तो ये बनेगी, अब ये कॉन्सोनेंट यहाँ पर कितनी दफ़ा आए हुए हैं, 2 दफ़ा ये है और 1 दफ़ा ये है, तो ये आप यूँ इसको लिख सकते हैं 2 + 1, और डिवाइड बाय टोटल कितना है जी 5 है, और ये आ जाएगा 3/5। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई जी कॉन्सोनेंट की 3/5। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन को पढ़ते हैं जी, फिर स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आ गारमेंट फैक्ट्री, एक गारमेंट फैक्ट्री है। अब गारमेंट फैक्ट्री क्या होती है, जिसके अंदर आप समझ लें जैकेट, स्वेटर्स और इस तरह की चीज़ें बनती हैं, कपड़ा वगैरह। आ गारमेंट फैक्ट्री शिफ्ट एन ऑर्डर, उसने एक ऑर्डर पैक किया, शिफ्ट किया, विच कंटेन, अब उस ऑर्डर के अंदर क्या क्या था जी, 7000 जैकेट्स थी। हम साथ साथ लिख लेते हैं यहाँ पर, ये आपने देखा मैंने लिख दिया, नंबर ऑफ जैकेट्स कितनी थी 7000। इसके बाद 2000 स्वेटर्स, ये भी मैंने लिख दिया जी, नंबर ये इसी तरह नंबर ऑफ स्वेटर्स 2000 है, एंड 3000 ट्राउज़र, तो ये भी लिख दिया जी, नंबर ऑफ ट्राउज़र्स कितने हो गए 3000, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट वो कहता है इन विच 7 ट्राउजर्स 5 जैकेट्स एंड 9 स्वेटर्स आर फॉल्टी, ये तो उसी में से ही फॉल्टी हैं, ठीक है। अब टोटल वैसे हैं कितने, ये मैंने जो लिखा है ना, ठीक है, जैकेट 7000 है, स्वेटर्स 2000 है और ट्राउजर्स 3000 है, तो ये टोटल हम पहले इनका टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी टोटल एटम। अब एटम का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, तो टोटल एटम मतलब जितना भी सारा सामान है, तो ये टोटल अगर हम इन सबको ऐड कर लें तो ये बन जाता है जी 12000, ये हमारे पास टोटल हो गया। अब इसमें उसने ये कहा कि कुछ फॉल्टी आइटम्स भी हैं, जैसे कि 7 ट्राउजर्स, ठीक है, ये भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि मैंने लिख दिया कि नंबर ऑफ फॉल्टी आइटम्स। अब फॉल्टी आइटम्स कितने हैं जी, ये देखिए 7 ट्राउजर हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ 7, फिर प्लस, और इसमें 5 जैकेट्स हैं और 9 स्वेटर्स हैं, तो 5 + 9 भी कर लेते हैं, 5 + 9, तो ये टोटल कितने बन जाते हैं 21। अब इन 12000 में से 21 आइटम्स ऐसे हैं जो कि फॉल्टी हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट वो कहते हैं इफ द क्वालिटी इंस्पेक्टर, ठीक है, जब उस ऑर्डर को एक क्वालिटी इंस्पेक्टर चेक करेगा, तो लेट्स सपोज वो क्वालिटी इंस्पेक्टर क्या करता है जी, इफ द क्वालिटी इंस्पेक्टर अनपैक्ड 1 आइटम, वो कोई एक आइटम को अनपैक मतलब खोल लेता है, ठीक है, चेक करता है रैंडम कि आया कि जो ऑर्डर है उसमें सारी चीज़ें ठीक है या नहीं, इसलिए तो देखें ना उसका नाम ही क्वालिटी इंस्पेक्टर है, ताकि जो ऑर्डर है वो आपके कस्टमर तक जो है ना वो किसी किस्म का कोई फॉल्टी वगैरह ना हो। तो जब वो खोल लेता है तो वो एक आइटम को अनपैक करता है, खोल लेता है रैंडमली। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़, कि उसके हाथ में उन 12000 में से क्या चीज़ आएगी, ट्राउजर के आने के कितने चांसेस हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कहते हैं ना इसी चीज़ को, प्रोबेबिलिटी मीन चांसेस, पॉसिबिलिटी। अब ट्राउजर के आने के कितने चांसेस हैं, इसी तरह फिर ये नॉट अ जैकेट और फॉल्टी, मैं आपको तीनों चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला इसमें यूज़ होगा वो क्या है। तो जी ये फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है, ये आप क्वेश्चन 1 में भी देख चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी अब किसी भी इवेंट की, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।
अब यहाँ पर जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है ना वो 12,000 है। ठीक है, ये इसमें शामिल नहीं करना क्योंकि ये जो 21 है ये इसी में से ही है। तो टोटल आपके पास जो है नंबर ऑफ आउटकम्स होगी 12,000। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कौन सी होगी? अब जैसे पार्ट 1 है हमारे पास के जब वो क्वालिटी इंस्पेक्टर चेक करते हैं ट्रोजर के आने के कितने चांसेस है, तो बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर आप कैसे चेक करेंगे? देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रोजर। अब आप देखेंगे ट्रोजर हैं कितने। अब हमारे लिए जो फेवरेबल है ना वो ट्रोजर हो गया। अब ट्रोजर के कितने नंबर हैं? यहाँ पर अगर आप देखें तो वो 3000 है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे 3000 और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल हमारे पास 12,000 है, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर लेंगे ऐसे। ठीक है, अगर आपके पास इसको मजीद सिंपल कर सकते हैं, मतलब कोई ऐसा टेबल है जो दोनों पे जा रहा हो, तो इसको आप मजीद सिंपल कर दें। अब ये सिंपल कैसे हो सकता है? देखें, ये 3 जीरो इस 3 जीरो से कट जाएंगे और 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12, तो सिंपली ये आ जाएगा 1/4। तो ये एक सिंपल साइज का जो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। अब जी इसमें जो सेकंड पार्ट है इसमें लिखा हुआ है कि नॉट अ जैकेट, इसका मतलब है कि जैकेट नहीं ना आने के। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। इसके वैसे दो तरीके मैं आपको दोनों सिखाऊंगा। पहला तरीका जो सबसे आसान है वो ये है कि आप ये लिख लें कि प्रोबेबिलिटी किसकी जी? नॉट अ जैकेट। अब इसका आप क्या करेंगे कि जैकेट को छोड़ के, ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है ना फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल। टोटल तो आपको पता है वो है 12,000। अब फेवरेबल में आप क्या लिखेंगे? फेवरेबल में आपने जैकेट को छोड़ देना। देखें लिखा है नॉट अ जैकेट। अगर आप जैकेट को यहाँ से निकाल दें तो बाकी क्या बच जाते हैं दोनों ये। ठीक है, 2000 और 3000 दोनों को जमा कर लें, ये 5000 आ जाएगा। ठीक है, मैं दोनों लिख लेता हूँ ऐसे, ये 2000 प्लस 3000। अगर आप इन दोनों को मजीद सॉल्व कर लें, दोनों को ऐड कर लें, और ये आ जाएगा 5000 डिवाइड बाय 12,000। इसको मजीद सिंपल किया जाए तो ये 3 0 से कट जाएंगे, ये आ जाएगा 5/12। एक तरीका तो ये है। अब इसका जो दूसरा मेथड है ये सबसे ज़रा आसान है अगर समझ आ जाए। अब दूसरा मेथड क्या है? उसमें क्या किया जाता है? जब वर्ड यूज हो जाता है नॉट का, फिर आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर पहले तो मैं लिख देता हूँ कि नॉट अ जैकेट, नॉट अ जैकेट। इसमें आप क्या करते हैं कि 1 माइनस, ये याद रखना है 1 माइनस। देखिए नॉट निकालना माइनस करना है, तो 1 माइनस कर देंगे क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 ही होती है। सो 1 माइनस 1 में से आप जैकेट को निकाल दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैकेट। ये हमने यानी कि उसमें से 1, क्योंकि टोटल जो है ना 100% चांसेस जो होते हैं वो होती है प्रोबेबिलिटी। तो मैक्सिमम में से आप ये जब निकाल देंगे, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जैकेट कैसे निकालेंगे? जैसे कि आपने ऊपर ट्राउजर की निकाली है, आप देखें जैकेट्स हैं कितनी, यहाँ पर है जी 7000। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 7000। अब डिवाइड बाय टोटल, ये आपका फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल। टोटल कितना है जी? 12000। ठीक है, इसका अब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो वो 12000 ही आ जाएगा। 12000 1 से मल्टीप्लाई होके ये 12000 माइनस समझ लेते कुछ भी नहीं है तो 1, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 7000 ही आएगा। 12 में से जब 7 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5000 और डिवाइड बाय 12000। अगर आप देखें तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ पर भी है। अब ये 3 जीरो कट जाएंगे, सो ये 5/12 आ जाता है। सो आपने देखा कि आप इस मेथड से सॉल्व करें या इससे सॉल्व करें, दोनों में प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम आ रही है। तो दोनों में से जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। अब जी नेक्स्ट जो तीसरा पार्ट है वो है कि जब वो क्वालिटी इंस्पेक्टर उसको एक किसी एटम को अनपैक करेगा तो कितने चांसेस हैं फॉल्टी एटम आने के, इसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो ये वेरी सिंपल है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आप लिख लें जी फॉल्टी। ठीक है, अब इज इक्वल टू फार्मूला इसका क्या होगा? फार्मूला आपको पता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आप फेवरेबल आउटकम मतलब फॉल्टी एटम्स। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल। टोटल तो आपको पता है जी वो है 12,000। अब फेवरेबल में हमारे पास फॉल्टी एटम्स है। टोटल फॉल्टी एटम्स कितने, ये मैंने पहले लिखा हुआ था, ये देखें नंबर ऑफ फॉल्टी एटम्स थे 21। सो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे कि 21 लिख लेंगे, ये आ जाएगा 21। अब कोई ऐसा टेबल है जो दोनों पे जा रहा है, तो बिल्कुल जी ऐसा है, वो है देखिए इसको अगर हम डिवाइड करें 3 से, 3 7 ज़ा 21 और 3 4 ज़ा 12। अब यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि जब आपका ये नंबर बहुत ही छोटा है और ये नंबर बहुत ही बड़ा है तो फिर आप कोशिश करें कि इसको जो है ना, देखें ये नंबर इसके मुकाबले में बहुत छोटा है, इसको बेशक आप पॉइंट्स में मजीद कर लें। ठीक
ठीक है, इसको जब आप मजीद डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों को डिवाइड करने से मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 1.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब इसको कैसे लिखते हैं ये मैं पहले बता देता हूँ। देखिए, इसको आपने लिखना है जीरो में, एक्सप्लेन भी करता हूँ, पहले लिख लेता हूँ 0.00175। अब इसका मतलब कैसे आप इस चीज़ को लिखेंगे? देखें, अब ये पॉइंट लगा हुआ है ना यहाँ पर, अगर आपको अब नजर आए प्रॉपर, देखिए अब इसका मतलब है पावर, देखिए -3 है। -3 का मतलब है कि आपने इस साइड पर मूव करना है। पॉइंट से पहले पहले 3 डिजिट होने चाहिए लेफ्ट साइड पर, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड, और 3 डिजिट होने चाहिए। तो एक डिजिट लगा हुआ है 1, 2 आप और लगा देंगे 0 0, तो ये बन जाएगा ऐसे 1 0 0। और फिर आप इस पॉइंट को ख़त्म कर सकते हैं। जब पॉइंट को ख़त्म कर देंगे तो आगे साथ 7 5 भी लिख लें, ऐसे 7 5, और उस पॉइंट को आप यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो साइंटिफिक मेथड का तरीका है ना, ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। ये आंसर है कैलकुलेटर पे 1.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब माइनस का मतलब है पॉइंट से इस तरफ कितने डिजिट लगाने जी 3, तो 1 के साथ आप 2 0 लगा दें, क्योंकि एक तो ये हो गया, 2 0 लगा दें। सपोज ये लिखा हुआ है 1 0 0। अब चूंकि पॉइंट समझ लें इधर शिफ्ट हो गया है यहाँ पर, फिर आगे इस तरफ तो आप 7 5 लिख लें और इधर बेशक के एक 0 लगा लें, तो ये आपका इस तरह आ जाता है। आप जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ नंबर व्हील इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल सेक्टर। एक आपके आसानी के लिए मैं बताता हूँ, सपोज कर लें जी एक व्हील है, ठीक है, हम यहाँ पर एक वैसे ही बना लेते हैं खुद से। तो ये एक सपोज हम ऐसे व्हील बना लेते हैं, वो कहता है कि इसको आप 8 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर लें। तो हम कैसे डिवाइड करते हैं जी, सपोज, ठीक है, ये आप देखिएगा मैं इसके 8 पार्ट बना देता हूँ। यहाँ पर एक और कर दें ऐसे, तो ये अब तकरीबन जो पार्ट बन गए ना छोटे छोटे, ये 8 बन गए। और हर एक के ऊपर आपने क्या करना है, ये नाम लिख देना है। ठीक है, ये एक नाम ये लिख देना है, एक ये वाला, इस तरह बाकी सारे भी। अब ये क्या है जी, ये फ्लावर्स नेम है। ठीक है, फूल के नाम लिखे हुए सारे। इसी तरह सब के ऊपर ना एक एक करके ना, ये टोटल 8 हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 सेक्टर बन रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सब के ऊपर एक एक फ्लावर्स का नेम आ जाएगा। अब वो कहता है कि मास स्पिन्स, अब जब उसको वो स्पिन करता है, द व्हील वंस, जब उसको यूं स्पिन करता है, अब वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंटर। अब जब स्पिन करने के बाद समझ लें कि सपोज जब वो रुकेगा तो कितने चांसेस हैं कि स्टॉप्स, वो जो पॉइंटर है वो स्टॉप कर जाएगा जी रोज के ऊपर। यहाँ पर जो नाम है ना फ्लावर्स का रोज, उसके ऊपर रुकने के कितने चांसेस हैं। बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले फार्मूला जो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो भी हम यहाँ हमारा होगा, यहाँ पे फार्मूला क्या जी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब सबसे पहले पार्ट 1 को देखें, आपको समझ आ जाएगा। पार्ट 1 में अब हम देखते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें जी रोज की, कि रोज के आने के कितने चांसेस हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एज ओनली 1 सेक्टर लेबल्ड विद रोज, 8 में से एक हिस्सा ऐसा है जिसके ऊपर सिर्फ रोज बना हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब हम आपको लिखते हैं ना यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल। अब रोज की बात हो रही है, तो रोज कितने टाइम है जिसके नंबर्स कितने हैं, क्योंकि 1 टाइम है, एक ही दफ़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आप देखें वो 8 है, तो डिवाइड बाय 8 कर देंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई रोज की 1/8। अब जी जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में वो कहता है कि अब वो जो पॉइंटर है यानी कि स्टॉप कर देते, कितने % चांसेस हैं कि स्टॉप एट अ 4 लेटर फ्लावर नेम, 4 लेटर। अब हमारे पास जो फ्लावर नेम है टोटल 8 है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ऐसे कितने नाम है जिनमें 4 लेटर है। तो ये मैंने लिख दिया कि 4 लेटर फ्लावर नेम आर, ये 2 नेम है। इसके अगर आप देखें लेटर कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इसकी इसी तरह इसके अंदर 1 2 3 4। तो अगर हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकालें 4 लेटर्स की, तो यहाँ पर आप देखें, आप ये पूरा जुमला लिख सकते हैं, लेकिन ये पूरा जुमला लिखना यहाँ पर बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि क्योंकि ये हमारा एज अ इवेंट है, यहाँ पर हम ई लिख लेते हैं। अब ई से मुराद ये वाला सारा जो इवेंट है। अब इसके कितने चांसेस हैं, अब देखें, अब जैसे हम लिखते हैं ना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये जो फार्मूला है, अब फेवरेबल में हमारे पास 2 ही हैं। ठीक है, 2 के नाम बन रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, तो 1 टाइम ये है 1 टाइम ये है, तो 1 + 1 ये आ जाएगा हमारे पास 2। और डिवाइड बाय टोटल नंबर, टोटल तो हमारे पास 8 है।
ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा। अब देखें ये मज़ीद सिंपल हो सकता है, इसको आप सिंपल कर दें, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, यानी कि इन सिंपल वर्ड के 4 लेटर वाले नाम कितने हैं, डिवाइड बाय टोटल। इसको आप सिंपल कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो पार्ट 3 है, डज नॉट स्टॉप एट मैरी गोल्ड। अब इसका मतलब है कि डज नॉट स्टॉप। अब सबसे पहले देखें कि प्रोबेबिलिटी, इसके आप 2 तरीके हैं। ठीक है, अब 2 तरीके क्या हैं, यहाँ पर हम इवेंट ही लिख लेते हैं बजाय ये सारा लिखने के। अब यहाँ पर हम पहले तो लिखते हैं टोटल, टोटल हमारे पास 8 है। अब मैरी गोल्ड को निकाल दें, डज नॉट स्टॉप, टोटल 8 है ना, 8 में से अगर आप इसको निकाल दें, ठीक है, इसको अगर आप बीच में से निकाल दें तो बाकी कितने बच जाएंगे, 7, तो ये आ जाता है 7/8। एक तरीका तो ये है। अब इसका अगर आप दूसरा मेथड करें तो वो यूं आता है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जब नॉट या डज नॉट का वर्ड यूज हो जाए तो फिर आप 1 माइनस कर लेंगे किस चीज़ को, वही चीज़ जिसकी बात की जा रही है कि ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ मैरी गोल्ड या ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके निकालने का तो बड़ा आसान तरीका है कि मैरी गोल्ड कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, वो तो एक ही दफ़ा है क्योंकि हर फ्लावर एक ही दफ़ा आता है। डिवाइड बाय टोटल्स, टोटल आपके पास 8 हैं। इसको अगर आप सॉल्व करें तो इसका एलसीएम ले लें, 8 आ जाएगा। 8 1 ज़र 8 माइनस 1 1 ज़र 1, तो ये 8 - 1 7/8। तो ये आपने देखा इधर भी 7/8 है, इधर भी 7/8 है। तो जैसे आपको ईजी लगे आप कर सकते हैं। आप जी नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 4 है कि कितने % चांसेस है, मैं प्रोबेबिलिटी के लिए चांसेस का वर्ड यूज कर रहा हूँ कि स्टॉप एट आ 3 लेटर फ्लावर नेम। पहली बात है कि 3 लेटर वाला फ्लावर नेम हमारे पास नहीं है। अगर आप इन सब में से देख लें, ठीक है जी, जो मैं नाम दिए गए ये सारे, तो कोई भी ऐसा नाम आपको नहीं मिलेगा जिसमें 3 लेटर हों। सो ऐसा फिर पॉसिबल है ही नहीं। सो मैंने लिख दिया कि एज देयर इज नो 3 लेटर फ्लावर नेम, तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब उसके चांसेस कितने, जब लेटर है ही नहीं तो इसका मतलब है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो ऐसा 3 लेटर नंबर कोई भी रिपीट नहीं हुआ। 3 डिवाइड बाय टोटल कितने जी, 8, तो 0 बाय जब भी 0 ऊपर हो तो ये सारा 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि इस तरह के लेटर के आने की चांसेस या प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, क्योंकि वह है ही नहीं तो आएगा ही नहीं। इसके बाद ही नेक्स्ट लास्ट वन इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का, स्टॉप एट अ फ्लावर नेम। पहली बात है कि जब वो कहता है कि कितने चांसेस हैं कि कोई फ्लावर नेम आ जाए, तो सारे ही फ्लावर नेम है जी। ठीक है, एज ऑल सेक्टर, ऑल सेक्टर मतलब 8 सेक्टर हैं टोटल, आर लेबल्ड विथ फ्लावर्स नेम, तो इसमें 100% चांसेस हैं कि कोई ना कोई तो आएगा ही। ठीक है, क्योंकि सारे ही हैं। सो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि 8, ठीक है, 8 डिवाइड बाय 8 कर लेंगे, क्योंकि अब उसने कहा ना कि स्टॉप्स एट अ फ्लावर नेम, तो फ्लावर नेम कितने हैं जी, 8 रिपीट हैं, तो टोटल कितने हुए हैं, 8 हैं, तो ये आ जाएगा 1। तो ये मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी जब 1 हो तो समझ लें कि उस ऐसे इवेंट ने लाजमी होना है, वो श्योर इवेंट होता है, कंफर्म होना ही होना होता है। ये अगर आप देखें जी यहाँ पर, लेकिन जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी वो इवेंट आपका सर्टेन या श्योर इवेंट 100% होगा। ठीक है, अब ये नहीं कि वो लाजमी बात है, कोई एक तो आएगा ही ना। ठीक है, इस तरह इसका मतलब ये हो गया। आप जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डेकागोनल डाई एक ऐसा डाई है जो मतलब डेकागोनल 10, उसके ऊपर 10 नंबर लिखे हुए हैं। कौन कौन से, ये वाले, मतलब उसकी 10 साइड्स हैं। ठीक है, एक साइड पे 4 है, फिर एक और साइड है उस पर भी 4 है, तो इस तरह सब नंबर लिखे हुए हैं। इज रोल्ड 1, उसको मतलब रोल्ड किया जाता है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ 4, मतलब कितने चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी मीन कितने चांसेस हैं 4 के आने के। अब पहली बात कि प्रोबेबिलिटी निकालने का ये फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। अब अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो हमने 4 को देखना है, 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो बड़ा आसान तरीका है प्रोबेबिलिटी का। सबसे पहले जो फार्मूला है आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब आउटकम फेवरेबल हमारे लिए पहली बात है 4 है। अब 4 की आउटकम कितनी है इसके अंदर, तो यहां पर अगर आप देखें तो 1 2 3 और 4 जो है वो 4 टाइम आया हुआ है, तो यहां पर हम लिखेंगे 4, ये मैंने लिख भी दिया था, एज 4 अपीयर्स 4 टाइम। तो जितनी दफा वो रिपीट हो रहा है फेवरेबल वो हो जाएगा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ। तो टोटल कितने हैं आपके पास जी, टोटल जो है वो 10 है। जैसे हमने वर्ड यूज हुआ था डेकागोनल मतलब 10, नहीं तो आप इन नंबर्स को काउंट भी कर सकते हैं। ये टोटल सारे अगर आप देखें ना ये 10 बनते हैं, तो ये आपका आ जाएगा। इसको अगर आप मजीद डिवाइड कर लें तो ये डिवाइड हो सकता है। तो ऐसा टेबल है जो दोनों पे जा रहा है। सो ये 2 का टेबल, 2 2 ज़र 4 और 2 5 ज़र 10।
तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई जी इस इवेंट की। यहाँ पर आप 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर आपको वैसे ही छोटा सा नंबर था लिख देते बेहतर था, नहीं तो ई लिख देता भी ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हमें देखना है कि इवन नंबर के कितने चांसेस हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, ठीक है। बेशक आप इवन लिख दें, ऐसे ई लिख दें तभी ठीक है। अब पहले देखें कि इनके अंदर इवन कितनी दफ़ा आए हुए हैं, ठीक है। वो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल, तो आपको पता है 10 है। अब इवन जो है ये मैंने लिख दिया है कि इवन नंबर अपीयर 7 टाइम, क्योंकि देखें ये भी इवन है 1 2 3 4, ये 5 6 7, ये जिनके ऊपर मैंने टिक कर दिए ये सारे इवन है, तो ये 7 है, तो ये 7/10 आ जाएगा। अब देखें कोई ऐसा टेबल नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, एक ही टेबल दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता, सो इसको ऐसे ही रहने दे। इसके बाद ही नेक्स्ट तीसरा पार्ट है मल्टीपल ऑफ 4। पहले आपको यह समझना होगा कि मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या है। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब है कि ऐसा नंबर इनमें, यानी कि वो नंबर जिस पे 4 का टेबल चला जाता है। आप देखें इस पे 4 का टेबल जा सकता है, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी। क्या 5 पे 4 का टेबल जा सकता है प्रॉपर, उसको डिवाइड कर देगा? नो, ठीक है। इस पे भी नहीं जाएगा, इस पे भी नहीं जाएगा, और प्रॉपर मतलब होल प्रॉपर उसको डिवाइड कर दे। जैसे 4 को 4 1 कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, 4 2 8 प्रॉपर एक होल नंबर रिजल्ट आ जाता है, इस तरह ही नहीं के। तो ये आप अगर देखें तो 6 आप उसके बनते हैं जी मल्टीपल्स 4 के। तो ये लिख भी दिया था कि दी मल्टीपल ऑफ 4 आर, ये लिखे भी हुए हैं। असल में हमने देखना है कि वो कितनी दफ़ा रिपीट हुए हैं, ये बेसिकली हमें चाहिए होता है, ठीक है। जब हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जी मल्टीपल, नहीं तो ई भी लिख दें तब भी ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4। तो अब 4 जो है ना मल्टीपल ऑफ 4 कितने हैं जी, वो आपने देखा 6 हैं। 6 डिवाइड बाय टोटल कितने 10। अब इसको अगर मजीद आप डिवाइड कर लें तो 2 3 6 और 2 5 10, तो ये 3/5 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है जी कि नॉट अ 7, 7 को छोड़ के, नॉट का मतलब है छोड़ के 7 को। तो अब अगर आप देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ 7, नॉट अ 7, इसके दो तरीके हैं। सबसे आसान, आप इसमें से 7 को निकाल दें, ये 7 निकाल दें, बाकी कितने बच जाते हैं? टोटल आपको पता है 10 हैं। 10 में से अगर एक निकाल दें, क्योंकि 7 1 टाइम, एज 7 अपीयर 1 टाइम, तो बाकी रह जाएंगे जी आपके पास 9, और डिवाइड में आप कर लेंगे 10। या फिर इसका जो दूसरा तरीका है वो ऐसे है जी, हम क्या करते हैं इसमें कि प्रोबेबिलिटी नॉट आ 7, 1 में से माइनस कर लेंगे, किसको? 7 को ही, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, अब 7 की कैसे निकालते हैं जी? आप देखें 7 कितनी दफ़ा है डिवाइड बाय टोटल, टोटल हमारे पास 10 है। अब इसमें 7 कितनी दफ़ा है जी? 1 टाइम है, तो 1/10 कर लेंगे। इसको अगर आप सॉल्व करें तो देखें इसका एलसीएम आ जाएगा 10, तो ये 10 1 10 -1, 10 - 1 ये आ जाएगा 9/10। तो ये 9/10 इधर भी है, इधर भी 9/10 है, तो दोनों में से जो आपको ईजी लगता है। अब जी नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एन ऑड नंबर। ऑड नंबर के आने के कितने चांसेस हैं या कितनी इसकी प्रोबेबिलिटी है। सो यहाँ पर हम ई लिख लेते हैं बजाय सारा लिखने के। तो अब देखें ऑड यहाँ पर कितनी दफ़ा आया हुआ है, यहाँ पर ऑड के नंबर्स कितने हैं डिवाइड बाय टोटल, टोटल तो हमें पता है 10 है। अब ऑड ये मैंने लिख भी दिया है कि एज ऑड नंबर्स अपीयर 3 टाइम। कौन कौन से देखें, ये ऑड नंबर है 1 2 और ये 3, तो ये आ जाएगा जी 3/10। अब जी नेक्स्ट जो पार्ट 6 है, अब यहां पर हमने प्राइम नंबर पहले ये बात समझना जरूरी है कि प्राइम नंबर होते कौन से हैं। प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं जी 2 से, ये बात याद रखनी है 2, और ये ऐसे नंबर हैं जिनके ऊपर कोई टेबल नहीं जा सकता सिवाय अपना टेबल के और 1 के, ठीक है। अब ये सपोज 2 3 5 7 11 13 इन पे कोई टेबल नहीं जाता, तो ये प्राइम नंबर होते हैं। अब वो कहता है कि कितने चांसेस हैं प्रोबेबिलिटी के प्राइम नंबर के आने के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, इवेंट से मुराद प्राइम नंबर है। तो अब प्राइम नंबर यहाँ पर कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि एज प्राइम नंबर अपीयर 3 टाइम। देख लेते हैं जी, ये प्राइम नंबर है, ये भी है और ये भी है, 3 नंबर्स हैं। तो 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आपको पता है जी 10 है, तो ये भी 3/10 आ जाएगा। इसके बाद जी नेक्स्ट जो पार्ट है कि एलसीएम ऑफ 4 और 8। सबसे पहले आप 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे,
ठीक है, फिर वो आपको पता चल जाएगा नंबर कौन सा है। एलसीएम का तरीका आपको पता है जी 4, और दूसरा हमें 8 का कहा गया, तो 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, फिर अगेन 2 1 और 1। तो ये देखें 4 2 ज़ार 8, तो 4 और 8 का जो एलसीएम बनता है वो 8 बनता है। तो ये मैंने लिख दिया कि एलसीएम ऑफ 4 एंड 8 इज 8। अब आपने देखना है कि 8 जो है वो कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है इस डाटा के अंदर। अब जो 8 है ये लिखा भी हुआ है वैसे 2 टाइम, यहाँ पर आप देखें 1 और 2। यहाँ पर अब आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, यहाँ पर ये सारा जुमला भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट आप ई भी लिख सकते हैं। तो 8 जो है वो रिपीट हुआ है जी 2 टाइम, ठीक है। तो 2 डिवाइड बाय ये होगा आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 10, दोनों को डिवाइड कर लें, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10। अब जी इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, HCF कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 8। मतलब 4 और 8 में क्या कौन सा नंबर कॉमन है, पहला तो सवाल ये है। अब आप ये कह सकते हैं कि जी 4 और 8 में 2 कॉमन है, लेकिन 2 हाईएस्ट नहीं है, 2 के अलावा 4 भी कॉमन है। अब कॉमन 2 भी है, कॉमन 4 भी है, लेकिन दोनों में हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 4 है ना। सो इसको कहते हैं हाईएस्ट, H मीन हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है, ठीक है। और एलसीएम का मतलब है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। बेसिकली ये आपको समझना पड़ेगा कि आप जैसे मैं कहता हूँ ना 4 और 8 का एलसीएम एक और नंबर भी आ सकता है, यानी कि वो बेसिकली ये होता है एलसीएम ऐसा नंबर है जिसपे 4 का टेबल भी चला जाए, 8 का भी चला जाए, तो वो 8 भी था। अब 8 के अलावा आप लेट्स सपोज 16 भी एक ऐसा नंबर है, ठीक है। 16 पे जो है ना वो 4 का टेबल भी चला जाता है, 8 का भी चला जाता है, बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे कम है वो 8 ही है, इसलिए इसको कहते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इन दोनों में फ़र्क है। तो खैर जी हाईएस्ट इनमें 4 है, तो अब देखना है 4 इसमें कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। तो ये मैंने लिख दिया है 4 पे 4 टाइम। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की 4 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, 4 डिवाइड बाय कितना है जी 10। तो इसको अगर आप सिंपल करें तो 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 10, 2/5 आ जाएगा। अब इसका जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 9, फैक्टर ऑफ 12। अब इसका मतलब यह है कि इनमें से ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनका टेबल 12 पे चला जाता है, वो उसके होंगे फैक्टर्स। अब ये इसका चला जाएगा 4, ये चारों 4 हैं। अब 5 का टेबल नहीं जाता, ठीक है, प्रॉपर उसको डिवाइड नहीं करता, सो ये फैक्टर नहीं है, ठीक है, इनको अभिषेक निकाल दें। 6 का टेबल चला जाता है जी, नेक्स्ट इन 2 का नहीं जाता, सो ये कितने हो गए टोटल 5। तो ये मैंने लिख दिए थे और ये 5 टाइम है। सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 5 हैं, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल आपके पास 10 है। तो ये मजीद डिवाइड हो सकते हैं। सो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ 1 डिजिट होल नंबर। पहले तो हम यहाँ तक ही क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है, मैंने लिख दिया है 1 डिजिट, ये 1 डिजिट होल नंबर। सबसे पहले आप ये समझ लें कि होल नंबर कौन से होते हैं। अब होल नंबर जो स्टार्ट होते हैं ना वो याद रखें, होते हैं स्टार्ट 0 से, ठीक है, ये 0, उसके बाद 1 2, यहाँ पर हमने कहाँ तक लिखने हैं, वो कहते हैं 1 डिजिट, जितने भी 1 डिजिट वाले हैं। अब हम लिखते जा रहे हैं, अभी तो फिलहाल देखें ये भी 1 डिजिट है, ये भी 1 है, ये भी 1, ये भी 1, 4 5 6 7 8 9। अब मैं 10 नहीं लिख रहा क्योंकि ये 10 है ना, ये 2 डिजिट हो जाता है, ठीक है, ये कौन सा है 2 डिजिट होल नंबर। सो ये आपने नहीं लिखना, तो 9 तक आपने लिख लेना, ये इसका मतलब बेसिकली मतलब है, ठीक है जी। नंबर हमने लिख दिए, ईच चूजन एट रैंडम। अब इनमें से कोई एक नंबर रैंडमली मतलब पिक किया जाएगा, चूज किया जाएगा। तो वो कहता है जी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज, प्रोबेबिलिटी मीन चांसेस, कितने चांसेस हैं कि नंबर जो है वो जब आप उठाएंगे उनमें से, सपोज आप ये सारी नंबर की पर्चियां बना लेते हैं, तो कितने चांसेस हैं कि नंबर आ जाए लेस देन 5, 5 से छोटे छोटे नंबर जो हैं। फार्मूला आपके सामने है जी प्रोबेबिलिटी का, जो आपको बहुत दफ़ा मैंने पढ़ा दिया, समझ आ गया। अब लेस देन 5, पहले आपने देखना है कि इसके अंदर लेस देन 5 कितने हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में आपके पास जो फार्मूला बनता है जी, मैं लिख देता हूँ लेस देन 5 का, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल हैं लेस देन 5। तो लेस देन 5 यहाँ पर देखें तो ये नंबर है, ये लेस देन 5 है, ये कितने 1 2 3 4 और 5।
तो ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाय, आप टोटल कितने नंबर है आप सोच रहे होंगे 9 है, 9 नहीं है, ठीक है 1 से 9, ये तो 9 है लेकिन 0 भी है इसमें, ये टोटल मिला के 10 बन जाते हैं, अगर आप काउंट भी करें 10 आएंगे। सो ये 5/10। अब इसमें लेस देन वाले कितने थे, लेस देन 5 वाले वो 5 नंबर बन रहे थे, डिवाइड बाय टोटल, इसको अगर आप सिंपल करें तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये प्रोबेबिलिटी है जिसकी 1/2। अब जी नेक्स्ट जो पार्ट है वो है ग्रेटर देन 10। अब पहली बात है कि इस डाटा में 10 तो 10 भी नहीं है, 10 से ग्रेटर तो बात ही खत्म हो जाती है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि देयर इज नो 1 डिजिट होल नंबर, ऐसा कोई होल नंबर 1 डिजिट वाला नहीं है जो ग्रेटर देन 10 से हो, मतलब 10 से बड़ा देखे नंबर कोई है नहीं है ना। सो यहां पर आप इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे इस इवेंट की, 0/10, ठीक है। तो 0 इसका मतलब है कि 10 से बड़ा नंबर तो है ही नहीं, आप कोई भी पर्ची उठा लें 10 से बड़ा नंबर नहीं आएगा, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0, मतलब 0% चांस है। अब दी नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, नॉट दी लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। अब नॉट को छोड़ दें, आप यूं समझें कि ये लिखा हुआ है, इसको मैं हाइड कर देता हूं ऐसे, यूं समझे लिखा हुआ है दी लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। आप मुझे बताएं इन सब में ये सारे 1 डिजिट वाले हैं, इनमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो वो 9 है, ठीक है। अब लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर 9 है। अब वो कहता है इसका नॉट, नॉट मीन इसको निकाल दें, इसको निकाल दें तो बाकी जो बच जाते हैं वो आ जाते हैं। इसके दो तरीके निकालने के, जो सबसे सिंपल है वो ये है कि 9 को निकाल के, क्योंकि इसने ये कहा था बाकी कितने बच जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये 9 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा जी 10, तो ये फाइंड हो गया। अब दूसरा जो इसका तरीका मैंने आपको सिखाया वो ये है कि 1 माइनस, किसको माइनस कर रहे हैं, लार्जेस्ट नंबर को, लार्जेस्ट नंबर जो है वो 9 है। सो यहां पर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 कर लेते हैं। सो ये 9 का अब तरीका क्या होता है कि 9 कितनी दफा आया हुआ है, डिवाइड बाय टोटल, टोटल आपके पास 10 है और 9 तो 1 ही टाइम है, सो 1 आ जाएगा। इसका अगर आप एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा 10, अब 10 1 ज़ा 10 माइनस ये 1, 10 माइनस 1 ये आ जाएगा 9/10। तो इधर भी सेम आंसर है, इधर भी वही आंसर है, जो आपको इजी लगे जी। अब जी नेक्स्ट पार्ट इसका 4 है, एडिट कितने चांसेस हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी आने के। अब सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, इनके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। मैं आपको ना एक आसान सा तरीका बताता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है जी। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि मुझे आप बताएं कि लेट्स सपोज एक नंबर 5 है, अब 5 के अंदर ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं आंसर फिर भी 5 आए, ऐसा कौन सा नंबर है इनमें से तो यहां पर मैं अगर लिखता भी हूं 5 में वो ऐड भी करता हूं फिर भी आंसर 5 आता है, तो वो नंबर है जी 0, ठीक है। ये 0 मतलब 0 एक ऐसा नंबर है जो 5 की आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रहा, आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही, क्या करने से, ऐड करने से। तो वो क्या नंबर है जी, ऐड करने से आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही, 0। सो यहां पर आपको ये बात समझ आ गई कि आइडेंटिटी यहां पर इस जुमले का मतलब है 0। अब अगर आप देखें तो अब बेसिकली वो आपसे ये कह रहा है कि 0 के आने के कितने चांसेस हैं, ठीक है, सिंपल मतलब। अब 0 इसमें कितनी दफा है जी, 1 टाइम है। सो यहां पर आप लिख लें 1 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं जी, टोटल आपके पास 10 है, 1/10 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब जी नेक्स्ट इसका जो पार्ट 5 है, HCF ऑफ 3 एंड 5। अब मुझे बताएं कि 3 और 5 में क्या चीज कॉमन है, ठीक है। अब आप कहेंगे तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां पर ये बात याद रखें जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आप कॉमन कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन है वो 1 ही है, तो यहां पर मैंने लिख दिया कि HCF ऑफ 3 एंड 5 इज 1। और अब आप देखें इसके अंदर 1 कितनी दफा है, तो 1 एक ही दफा है। तो यहां पर इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है तो 1 एक ही दफा है, तो 1 डिवाइड बाय टोटल कितने जी 10, तो 1/10 आ जाएगा। अब जी नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6 है, यहां पर लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, पहले इसको भी समझना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल दे देता हूं आपको समझ आ जाएगी कि 5 के साथ देखिए मल्टीप्लिकेटिव है, अब 5 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं आंसर फिर भी 5 है, इनमें से कोई नंबर है वो, तो वो 1 नंबर है 1।
तो बेसिकली यहाँ पर वो कह रहे हैं ना मल्टीप्लिकेटिव, यानी कि 5 के साथ नंबर एक मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर भी उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही। आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही क्या करने से? मल्टीप्लाई करने से। तो कौन सा नंबर है वो? 1। तो ये बेसिकली यहाँ पर जुमले का मतलब है 1। तो अब वो कह रहा है कि 1 के आने के कितने चांसेस हैं। तो 1 यहाँ पर देखें कितनी दफ़ा है जी? 1 एक ही दफ़ा है। डिवाइड बाय टोटल, तो ये भी 1/10 आ जाएगा। इसके बाद जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, ठीक है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को छोड़ के, यानी कि नॉट का मतलब छोड़ के, किसको? प्राइम नंबर को। यहां से आप प्राइम नंबर छोड़ दें। अब प्राइम नंबर आपको पता है जी 2, इसको निकाल रहे हैं। इसके बाद 3 भी प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। इनको आप निकाल दें, ये जो 4 है, 1 2 3 4, टोटल 10 है ना। 10 में से अगर आप 4 निकाल देते हैं, जो बाकी बच जाते हैं वो आपने लिखने हैं। बाकी कितने बच जाएंगे? 6 डिवाइड बाय 10। इसको सिंपल करें तो ये आ जाएगा जी 3 का टेबल जा 2 का टेबल, 2 3 ज़ार 6 और 2 5 ज़ार 10। ठीक है, इसका एक तरीका तो ये है। अब दूसरा भी आपको आता है, वो भी मैं हल करवा देता हूँ। वो ये है कि 1 माइनस, किसको माइनस करना है जी? प्राइम नंबर को। यहां पर चले मैं लिख देता हूं प्राइम नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे कि प्राइम नंबर यहां पर कितनी दफा आया जी? 1 2 3 4 डिवाइड बाय टोटल कितना है जी? 10। इसका एलसीएम लें, एलसीएम आ जाएगा 10। तो ये 10 1 ज़ा 10 माइनस क्या आ जाएगा? 4। 10 माइनस 4 ये आ जाएगा 6/10। इसको सिंपल करें, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, 3/5। ये भी 3/5 है। ठीक है जी। अब जी नेक्स्ट जो पार्ट 8 है, फैक्टर ऑफ 9। अब इसका मतलब क्या है? मतलब यह है इनमें से कौन सा नंबर है जिसका टेबल 9 पे चला जाता है, वो उसका फैक्टर होगा। 0 को तो निकाल दें, 1 का तो सब पे चला जाता है जी। 1 के अलावा आप 2 का प्रॉपर टेबल नहीं जा सकता, फिर 3 का जा सकता है, 4 का नहीं, 5 का भी नहीं, 6 7 8 और फिर 9 का जा सकता है। तो ये 3 ही नंबर है, तो ये मैंने लिख भी दिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी दफ़ा, ये फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 1 2 3 है, क्योंकि 3 ही इसके फैक्टर्स हैं। डिवाइड बाय टोटल, टोटल आपके पास 10 है, तो ये 3/10 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम। एक कॉइन है, एक सिक्का है। आपको पता है जी जो कॉइन होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक हेड, एक साइड को हम हेड कह देते हैं और एक को टेल। अमूमन जिस साइड पर एक तस्वीर बनी होती है उसको हम हेड कह देते हैं, दूसरी को हम टेल कह देते हैं। उस कॉइन को जब आप टॉस करेंगे 10 दफ़ा 10 टाइम, तो उसमें से जो हेड है वो 6 दफ़ा आता है और टेल जो है वो 4 दफ़ा आ जाती है। ये बेसिकली सब मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब वो कहते हैं कंप्लीट द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। इस टेबल को कंप्लीट करें पहले और फिर कुछ क्वेश्चन के आंसर भी दें। ये 2 क्वेश्चन है। देखिए इसमें सबसे पहले जो चीज़ हमें टेबल अगर कंप्लीट करें ना, टेबल में क्या लिखा हुआ है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमने फाइंड करनी है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है ये तो आप सोच रहे होंगे, ये तो अभी नई चीज़ आ गई है। ये इसका फार्मूला है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली प्रोबेबिलिटी ही है, बस सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपको फिक्स बता दिया जाता है कि फ्रीक्वेंसी दी होती है। ठीक है, तो इसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं। देखिए इसका फार्मूला क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट अक्रिंग डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, ये प्रोबेबिलिटी वाला ही फार्मूला है बेसिकली। वहां पर ये था ना कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कि फेवरेबल आउटकम्स कितनी दफ़ा आई हैं, तो वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी ही होती है, और इधर भी टोटल ही है। ठीक है, इसलिए आप इसको प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। है जी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है हेड की, तो बहुत आसान है। ये देखिए मैंने हेडिंग बना दिया फॉर हेड, ये लिख भी दिया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी? हेड की। तो इसका फार्मूला क्या है जी कि आप फ्रीक्वेंसी लिखें। अब हमें फ्रीक्वेंसी किसकी चाहिए? हेड की। अगर आप यहां पर देखें फ्रीक्वेंसी हेड की कितनी है जी? 6। तो ये आ जाएगा 6 और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल हमने कितनी दफ़ा ट्राई किया था जिसको? 10 टाइम। ये तो आप इन सब को ऐड करके भी आप निकाल सकते हो अगर ये गिवन ना होता। तो 10 है, तो डिवाइड बाय आपने कर लिया जी 10। इसको आप सिंपल कर लें, ये आ जाएगा 2 3 ज़ार 6, ठीक है, और 2 5 ज़ार 10, तो 3/5 इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई हेड की, या इसको आप प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। अब इसी तरह टेल की भी निकालनी है जी। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ये टॉप पे लिखा हुआ है
फ्रीक्वेंसी लिखें पहले, फ्रीक्वेंसी किसकी, टेल की। तो अगर हम टेबल के अंदर देखें टेल की फ्रीक्वेंसी 4 है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल जो है वो है 10, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं 10, इसको सिंपल करें 2 2 जार 4 और 2 5 जार 10, ठीक है जी। आप ये टेबल समझ लें कि आपका हो गया कंप्लीट। एक टेबल में एक बॉक्स में ये आ जाएगा और दूसरे में ये आ जाएगा। अब उसने कहा था कि आंसर द क्वेश्चन बिलो द टेबल। अब ये कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं 2, ये भी हमने फाइंड करना है। अब ये क्या है, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड इफ इट वाज टॉस टू 520 टाइम। जो आप 10 दफा टॉस कर रहे थे ना, अब 10 की बजाय 520 टाइम्स अगर करें तो फिर हेड के आने के कितने चांसेस हैं। देखिए अब इसका 520 टाइम, ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसका शॉर्टकट एक फार्मूला क्या होता है, देखें ये लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हेड की। इसका आसान सा तरीका है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, आप टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको दिए गए हैं 520, इसको आप एन भी कह सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा आप इसको एन भी कह सकते हैं। ये है जी 520 मल्टीप्लाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, या इसको आप प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं हेड की। तो ये हमने हेड की निकाली हुई है 3/5, तो यहाँ पर हम कर लेंगे ये 3/5, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, जितनी दफ़ा आपको कहा जाता है वो मल्टीप्लाई जो आपने उसकी प्रोबेबिलिटी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, दोनों में से एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो 520 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1560 डिवाइड बाय 5। इसको मज़ीद सिंपल किया जाए तो ये आपके पास आ जाएगा 312, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग टेल इफ इट वाज टॉस 305 टाइम। अब अगर हम उसको 10 के बजाय 305 टाइम्स टॉस करते हैं तो टेल के आने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये इसका भी सिंपल सा फार्मूला है जी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी टेल की टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, आप टोटल जो है, अच्छा एक और बात मैं यहाँ पर बताना भूल गया था, इसको आप n कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए यहाँ पर p कह सकते हैं। तो इसको आप शॉर्टकट n मल्टीप्लाई p भी लिख सकते हैं बजाय ये सारा लिखने के। तो ये n यहाँ पर हमें दिया गया 305 टाइम, ठीक है, ये देख लेते हैं 305 टाइम है। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी टेल की हम निकाल चुके हैं, जो कि कितनी है जी टेल की 2/5, तो ये आ जाएगा 2/5। अब इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 610 आ जाता है डिवाइड बाय 5। इसको मज़ीद डिवाइड करें दोनों को तो ये तकरीबन 122 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 305 टाइम जो है वो कोशिश करते हैं, टॉस करते हैं, तो टेल के आने के चांसेस उसमें से 122 हैं, ठीक है। इसी तरह ऊपर वाला भी आप देखें, अगर हम 520 टाइम टॉस करते हैं तो हेड के आने के चांसेस 312 हैं, ठीक है, 312 यानी कि। तो ये वेरी सिंपल सा एक क्वेश्चन था। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कंप्लीट द टेबल। सबसे पहले आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है, ये चीज़ें फिल करनी है जी, एंड गिव आंसर्स। और ये नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए, इनके आंसर लिखने हैं। सबसे पहले हम टेबल पे आते हैं। अब टेबल में हमने क्या फाइंड करना है जी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसलिए मैंने पहले ही फार्मूला लिख दिया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप बेशक न लिखें, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी निकालनी है जी, देखिए 1 की भी निकालनी है, फिर 2 की भी, इन सब नंबर की निकालनी है। इसलिए हम सबसे पहले 1 की निकाल लेते हैं। तो ये मैंने लिखा जी फॉर नंबर 1। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 की फार्मूला क्या है जी, कि फ्रीक्वेंसी उसी इवेंट की। अब अगर हम 1 की बात करें तो देखें 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है 15। तो ये मैं लिख लेता हूँ 15 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल आप इन सबको जमा करके भी दे सकते हैं, अदरवाइज ये दिए हुए हैं 120 टाइम्स, ठीक है। तो आप 120 कर लें, इन दोनों को सिंपल कर लें अगर ये हो सकता है। अब ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर मैं आपको रफ पे बता देता हूँ, 15 डिवाइड बाई 120 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 3 का टेबल दोनों पे जा सकता है। 3 5 ज़र 15, 3 4 ज़र 12 और ये 0। अब 5 1 ज़र 5 5 8 40, तो 1/8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट फॉर नंबर 2 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 की फार्मूला क्या है जी, कि 2 की फ्रीक्वेंसी देखें, ये फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल आपके पास 120 है, और 2 की फ्रीक्वेंसी टेबल से देख लेते हैं जी कितनी है। 2 की फ्रीक्वेंसी जो है वो 25 है, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा।
अब इन दोनों को सिंपल करें, अगर कोई ऐसा टेबल है जो दोनों पे जा सकता है। सो 5 और ये 5 2 10, यहाँ पे 2 रह जाएगा, 20 बन जाएगा, और 5 4 20। ठीक है जी, तो ये आ गया। अब नेक्स्ट 3 के लिए, 3 की यहाँ पर टोटल में तो आपके आ जाएगा 120। अब 3 की फ्रीक्वेंसी देखें कितनी है जी, 3 की फ्रीक्वेंसी है 15, तो 15 वाला हम ऊपर भी हल कर चुके हैं, इसका मतलब है ये आएगा 1/8। अब नेक्स्ट 4 के लिए, फ्रीक्वेंसी 4 की डिवाइड बाय टोटल, टोटल अब 120 है, और 4 की फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं जी, 4 की फ्रीक्वेंसी 20 है। अब अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो 0 0 से कट जाता है, 2 1 2 2 6 12, तो 1/6। अब नेक्स्ट 5 की फ्रीक्वेंसी, 5 की डिवाइड बाय टोटल, टोटल 120 है, और 5 की फ्रीक्वेंसी देखते हैं टेबल से 30 है जी, तो ये 30 आ गया। अब ये 0 0 से कट जाएगा, 3 1 3 3 4 12, तो 1/4। देखा कितना आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट 6 के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो टोटल आपके पास 120 है, और 6 की फ्रीक्वेंसी देखें जी कितनी है, 6 की फ्रीक्वेंसी 15 है, तो 15 वाला हमने कोई पहले भी किया था इधर, ये इसका आंसर आएगा 1/8, तो ये 1/8 आ गया। अब आपने देखा ये सारे नंबर्स आप चाहें तो आप यहाँ पर टेबल में लिख सकते हैं, तो आपका टेबल हो गया कंप्लीट। अब जी नेक्स्ट टेबल तो हमने कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आगे लिखा था क्वेश्चंस भी। पार्ट 1 है कि इफ इट वाज रोल्ड 6000 टाइम्स, बजाय 120 के अब उसने 6000 कर दिया है, हाउ मेनी टाइम्स अक्रेंस ऑफ 6 इज एक्सपेक्टेड। जब हमने 120 दफ़ा उसको रोल्ड किया था, तो 6 जो है वो उसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने देख ली। ठीक है, फ्रिक्वेंसी इतनी थी। अब ये जो है ना उसकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी किसकी जी, 6 की। फार्मूला क्या है जी, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, इसको आप n भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाई रिलेटिव फ्रिक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं, p भी कह सकते हैं। टोटल जब उसने बात किया 6000, ठीक है, ये आ जाएगा 6, और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी 6 की ये हमने अभी फाइंड की थी, ये आप चेक कर लें। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी 6 की है जी 1/8, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/8। ठीक हो गया। अब इसको जस्ट आपने सॉल्व करना है जी, वेरी सिंपल है। 6000 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 6000 डिवाइड बाय 8, दोनों को कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड कर लें, तो ये आ जाएगा जी 750। अब दी नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, इफ इट वाज रोल्ड 3000 टाइम्स, ठीक है, अब 3000 टाइम है, हाउ मेनी टाइम्स अक्रेंस ऑफ 1 इज एक्सपेक्टेड, 1 की बात हो रही है, तो इसका मतलब है हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है 1 की, तो मैंने लिख दिया एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 1। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो 3000 टाइम है, यहां पर आप लिख लेंगे 3000, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 की ये हम चेक कर लेते हैं जी, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 की 1/8 है, सो यहां पर हम लिख लेते हैं 1/8। अब 3000 1 से मल्टीप्लाई होके 3000 ही आ जाएगा डिवाइड बाय 8, दोनों का जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 375। ठीक है, ये आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना है। अब जी इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, इफ इट वाज रोल्ड 400 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स अक्रेंस ऑफ 2 इज एक्सपेक्टेड। अब हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली है 2 की, ये देखें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 2 की फार्मूला है जी, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 की आ जाएगी, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स उसने बोला जी 400, ये आ जाएगा 400, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 की हम चेक कर लेते हैं जी, ये जो हमने सॉल्व किए हैं 2 की जो है 5/24 है, सो यहाँ पर आ जाएगा 5/24। 400 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 2000 डिवाइड बाय 24, इसको अगर आप मजीद कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो ये आ रहा है जी 83.33, लेकिन ठीक है ये आप देख सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि इसको ना हम आप क्या करेंगे, आप पहले लिख लें 83 अप्रॉक्सीमेटली, इसकी मैं रीज़न बता देता हूँ। रीज़न ये है कि जब अगर हम उसको रोल करते हैं जी 400 टाइम्स, अब उसमें 2 जो है वो 83 दफ़ा आएगा ना, 0.33 हम तो नहीं ऊपर बीच में से ला सकते ना, तो ये याद रखें फ्रीक्वेंसी हमेशा जो है वो एक होल नंबर होना चाहिए, क्योंकि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम उसको डाई नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि उस डाई को रोल नहीं कर सकते, इसलिए आपने होल नंबर कंसिडर करना है। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है,
देर आर 6 गर्ल्स सेक्शन ऑफ क्लास 9 इन अ पब्लिक स्कूल। ठीक है, एक स्कूल है, क्लास 9 के 6 गर्ल्स सेक्शंस हैं, गर्ल्स की 6 सेक्शंस हैं। उनके नाम ये सारे लिखे हुए, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 6 सेक्शन में से वो कह रहा है कि ओनली वन गर्ल इज टू बी चूजन रैंडमली, सिर्फ एक गर्ल को चूज किया जाएगा, वो भी रैंडमली, फ्रॉम ऑल सेक्शंस फॉर नेशनल साइंस ओलंपिक। तो अब प्रोबेबिलिटी कितने चांसेस हैं कि किस सेक्शन में से कितने कितने चांसेस हैं कि वो जो है ना, जो गर्ल एक सिलेक्ट होगी वो हो सकती है। तो पहले ए पार्ट में उन्होंने पूछा हुआ है कि फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मीन चांसेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ गर्ल फ्रॉम हेजल सेक्शंस, हेजल सेक्शन में से कितने चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपने देखा हुआ है जी, ये आपके सामने भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है वो हेजल सेक्शन में से, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल का मतलब है कि आप टोटल देखें, पहले बात टोटल कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल जो है वो आपके पास 6 सेक्शन है, तो यहाँ पर आप 6 कर लें। अब 6 में से हेजल कितनी दफ़ा आया हुआ है, एक ही दफ़ा जी, सारे एक दफ़ा सेक्शन है, ये नहीं है कि एक सेक्शन 2 नाम से हो। ठीक है, सारे एक ही के, तो 1 आ जाएगा, तो 1/6 ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, वेरी इजी। अब नेक्स्ट जो इसका बी पार्ट है, अब बी पार्ट में वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्टिंग अ गर्ल फ्रॉम हेजल सेक्शन। कितने चांसेस हैं कि हेजल में से सिलेक्शन ना हो, बाकियों में से हो जाए। तो ये बड़ा आसान है ये भी, इसमें आप लिख देंगे जी कि नॉट फ्रॉम, ठीक है, नॉट फ्रॉम हेजल। अब बड़ा आसान सा तरीका है, इसका फार्मूला है कि आप टोटल आपके पास तो 6 ही हैं, अगर आप 6 में से हेजल्स को निकाल दें तो बाकी कितने बच जाते हैं, बाकी 5 बचते हैं ना। ठीक है, टोटल 6 है, 6 में से हेजल को निकाल दें, नॉट हेजल, बाकी 5 के चांसेस है, 5/6 आ जाएगा। दूसरा तरीका जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है कि नॉट फ्रॉम हेजल, इसका फॉर्मूला है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ हेजल। तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ हेजल ऐसे आपने ऊपर निकाली हुई है, डायरेक्ट लिख दें 1/6। इसको सॉल्व करें, एलसीएम आ जाएगा 6, 6 1 = 6 -1, यह आ जाएगा जी 5/6। सेम आंसर है जैसे भी आप करना चाहें। अब जी नेक्स्ट इसका जो सी पार्ट है, सी में वो कह रहा है कि वेरीफाई दैट आंसर्स ऑफ बोथ पार्ट्स ए एंड बी एड अप टू यूनिटी। इसका मतलब क्या है कि जो आपके आंसर आए हुए हैं किसके, ए और बी पार्ट के। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये अगर आप देखें तो ए पार्ट में आपका आंसर है 1/6 और बी पार्ट में आंसर है 5/6। वो क्या कह रहा है जी, वो कह रहा है कि ये दोनों पार्ट्स के आंसर हैं, इनको अगर ऐड किया जाए तो आपके पास यूनिटी आएगा, यूनिटी मीन 1 आएगा। तो देख लेते हैं जी, दोनों को ऐड करते हैं, देख लेते हैं आंसर 1 आता है या नहीं। तो ये मैंने पहले लिख दिया कि पहला पार्ट जो हेजल वाला है, दूसरा नॉट फ्रॉम हेजल, इसकी वैल्यू हमारे पास आई हुई है 1/6। ठीक है, ये 1/6 फिर प्लस, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 5/6। तो दोनों को सॉल्व करने से वो कह रहा था यूनिटी, यूनिटी मीन 1 आ जाएगा। देख लेते हैं जी, एलसीएम आ जाएगा इसका 6। अब देखें 6 का टेबल 6 पे 1 टाइम, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, फिर प्लस, अगेन 6 का टेबल 6 पे 1 टाइम जाता है, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5 आएगा, तो ये आ जाएगा 6/6। इसको सॉल्व करें 1, तो ये आपने देखा, ये प्रूव हो गया कि ये यूनिटी ही आ रहा है। ठीक है, दोनों को ऐड किया और यूनिटी आ गया। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जिस टाइम में आपकी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी रात के जो है वो 12:30 हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा हूँ। अक्सर आप स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं सर ये वीडियो अपलोड कर दें, ये कर दें, तो आपने परेशान नहीं होना, मैं आपके लिए 100% इंशाल्लाह एफर्ट्स कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपके साथ हूँ। तो सारा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। आप देखें जी, नेक्स्ट पार्ट डी है, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ 6 गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। पहले तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का देखें मैंने फार्मूला लिख दिया है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किसकी, ये जो सेक्शन है आर्केड सेक्शन, ये लिख दिया। आपको ये पता चल चुका है जी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, टोटल नंबर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उसी सेक्शन की आ जाएगी। टोटल नंबर यहाँ पर आपको दिए गए हैं 6, ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई इसकी फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी,
तो ऑर्किड जो है वो 1 टाइम ही आया हुआ है, तो क्योंकि टोटल 6 सेक्शन है ना, 6 में से ये एक ही दफ़ा है, तो 1 डिवाइड बाय टोटल 6 सेक्शन है। अब अगर आप देखें तो ये दोनों कट जाएंगे तो सिर्फ 1 बच जाएगा, ठीक है, तो ये 1 आ गया। अब दी नेक्स्ट जो इसका पार्ट ई है, इफ 60 गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड, व्हाट नंबर ऑफ गर्ल्स इज एक्सपेक्टेड टू बी चूजन फ्रॉम टील। ये सेक्शन जो है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, और इस सेक्शन में से फार्मूला है क्या जी, टोटल और रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज की। टोटल आपको दिए गए 60, तो ये आप कर लेंगे 60 मल्टीप्लाई इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हम निकाल लेते हैं। देखिए टोटल 6 सेक्शन है, 6 में से ये एक ही दफ़ा आया हुआ है, तो 1 इसकी फ्रिक्वेंसी होगी डिवाइड बाय टोटल कितना है जी 6 है। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करें तो सी ये आ जाएगा, बेशक आप यूं कर लें, ये 60/6 कर लें, और जब इसको आप मज़ीद डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो यहाँ पे आपकी ये जो एक्सरसाइज है हो जाती है कंप्लीट। बाकी जी पढ़ाते हुए कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं अभी बहुत थक गया हूँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हुए, क्योंकि रात के तकरीबन 12:30 हो रहे हैं। तो बाकी जी मेरे लिए भी दुआ किया करें, और जिन स्टूडेंट्स ने फजल अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आज से सब्सक्राइब बनता है जी, सब्सक्राइब भी करें। और बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।